1857 के बाद किसान विद्रोह और किसान आंदोलन। अंग्रेज़ों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर भारतीय किसानों पर ही सबसे ज़्यादा बरपा। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों, भू राजस्व की नवीन प्रणाली और औपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। फिर दस्तकारी उद्योगों के तबाह हो जाने से उन उद्योगों में लगे लोग भी खेती की तरफ वापस लौटने की तरफ मजबूर हुए, जिससे खेती लायक ज़मीन पर काफ़ी दबाव बढ़ गया। इस तरह कृषि का पूरा पूरा ही ढांचा ही बदलने लगा। बड़ी जमींदारी वाले इलाकों में किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगे। जमींदार उनसे मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूलने और बेगार कराते थे। रैयतवाड़ी इलाकों में लगान की दरें बेतहाशा बढ़कर ठीक यही काम सरकार ने किया। नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे धीरे महाजनों के चुंगल में फंस गए। इस तरह उनकी ज़मीन और फसलें पशु उनके हाथ से निकलकर जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते थे। ज़मीन के मालिक छोटे किसानों की हैसियत महज काश्तकारों, बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों की दी रह गई। देशी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने की किसानों ने कई छिटपुट कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय स्तर पर जब उन्होंने सामूहिक संघर्ष विफल होने लगे तो उन्हें लगा कि वे उपनिवेशिक राज्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और न ही दिन पे दिन बढ़ते हुए शोषण थमने कोई आसार थे। तो उन्होंने विरोध में मजबूरन अपराध का रास्ता पकड़ा। जमीन से संचित बहुत से किसान भुखमरी से बचने के लिए मजबूरन डकैत और राहजन हो गए। 1859-60 का नील आंदोलन। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था बंगाल का नील आंदोलन। शोषण के खिलाफ ये किसानों की सीधी लड़ाई थी। दरअसल नील उत्पादकों ने किसान को जबरन नील की खेती करने से अरसे से मजबूर किया था। वे अपनी बढ़िया उपजाऊ ज़मीन पर चावल उपजाना चाहते थे, जिसकी उन्हें बेहतर कीमत मिलती थी। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपियन थे और ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने थे, जहाँ वे नील का शोधन करते थे। शुरू से ही नील उगाने वाले किसानों का ज़बरदस्त शोषण हो रहा था। इस कारण उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ता था। नील उत्पादक मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। इस करार में धोखे से नील की ऐसी कीमत दर्ज की जाती थी जो बाजार के भाव से काफ़ी कम होती थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इस मामले में टिप्पणी की थी कि सारे झगड़े की जड़ यह है कि नील उत्पादक बिना पैसे दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पर मजबूर करते हैं। यही नहीं, कम कीमत पर नील खरीदी के बावजूद किसानों को ठग कर उनका पैसा सारा मारा जाता था। नील उत्पादक के कारिंदे किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। करार के वक्त जो पैसा अग्रिम दिया जाता था उसे अगर किसान वापस लौटाना चाहता था तो ऐसा नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि इसी के जरिए नील उत्पादक उनका शोषण करते थे। लेकिन करार करने का यह तरीका भी नील उत्पादकों ने जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें 20 तरह के अदालती झंझट होते थे। उन्होंने आसान रास्ता चुना, किसानों को आतंकित करने का। अपने लट्ठे के द्वारा किसानों का अपहरण कर, उन्हें कोड़े मार कर, बच्चों और औरतों की पिटाई कर, लूटपाट कर, घर में और खड़ी फसलें जलाकर और ऐसे दूसरे अत्याचार कर और नील उगाने पर मजबूर करने लगे। उत्पादकों को कानून का डर भी नहीं था। आमतौर पर सभी मजिस्ट्रेट यूरोपियन हुआ करते थे, इसलिए फैसले भी प्राय उत्पादकों के पक्ष में ही जाते थे। कुछ एक मजिस्ट्रेटों यदि कभी न्याय इंसाफ पसंदी से काम किया तो उनका तबादला कर दिया जाता था। न्यायपालिका की हालत यह थी कि 1857 में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। तभी लोग ये कहने लगे कि रक्षक वही भक्षक। 1959 के मध्य में बंगाल के नील किसानों को जब ये लगने लगा कि इस मामले में सरकार शायद उनका साथ देने वाली है, तो उनका असंतोष में उबाल आ गया। हुआ ये कि काला रोआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रकार से एक सरकारी आदेश में पढ़ने से जरा सी चूक हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस के नाम फरमान जारी कर दिया कि नील उत्पादक रैयतों से संबंधित विवादों में रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसल उगा सकेंगे। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि कोई नील उत्पादक और अन्य कोई व्यक्ति रैयतों के मामले में हस्तक्षेप करने ना आ पाए। चंद्रकार की ये घोषणा सारे बंगाल में आपकी तरह फैल गई। किसानों को लगा कि अरसे से चले आ रहा शोषण खत्म होने वाला है। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाया, अधिकारियों के पास कई अर्जियाँ भेजी, प्रदर्शन किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।
1859 में उनका गुस्सा भड़क उठा। शुरुआत में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास वहाँ के किसानों के साथ एकजुट हो गए और नील उत्पादकों के करीब 100 लठैतों को गोविंदपुर भेजा। लठैतों ने गांव पर हमला कर दिया। लाठी और भाले से लैस किसानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यह दूसरे क्षेत्रों में तेजी से फैली। किसानों ने कई जगह उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने, नील उगाने से इनकार कर दिया। 1860 की वसंत ऋतु तक आते आते बंगाल के उन सभी जिलों में आंदोलन फैल गया जहाँ नील की खेती होती थी। किसान एकजुट होकर एक एक गांव से लठैतों के आतंक को खत्म करते गए और एक एक कर नील के कारखानों पर उनका हमला तेज होने लगा। कई बार तो संघर्ष रोकने या आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार करने पर पुलिस पर भी ग्रामीणों ने हमला किया। इस दौरान कई पुलिस चौकियों पर भी हमला किया गया। तब उत्पादकों ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने किसानों को धमकी दी कि वे अपने जमींदारी अधिकारों का इस्तेमाल कर वे विद्रोही किसानों की ज़मीन छीन लेंगे और उनका लगान बढ़ा देंगे। इसके जवाब में रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। अब तक रैयतों ने अपने अधिकारों को कानूनी ढंग से लड़ना सीख लिया था। उनके खिलाफ दायर किए गए मुकदमों को लड़ने के लिए उन्होंने पैसे जुटाए। यानी उत्पादकों के खिलाफ मुकदमे भी उन्होंने दायर किए। उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया ताकि वे नौकरी छोड़ दें। एक साथ प्रौद्योगिक को उत्पादक झेल नहीं पाए। धीरे धीरे उन्होंने नील के कारखाने बंद कर दिए और 1860 तक आते आते बंगाल में नील की खेती लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। नील आंदोलन की यह सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि रैयतों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता और संगठन और सहयोग के बूते पर यह लड़ाई लड़ी थी। आंदोलन के नेतृत्व और भागीदारी के स्तर पर हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। थोड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले रैयतों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कुछ मामलों में छोटी जमींदारों, महाजनों, उत्पादकों के भूतपूर्व कर्मचारियों ने भी आंदोलन को नेतृत्व दिया। नील आंदोलन की खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। अखबारों में लेख लिखकर, जनसभाएं आयोजित कर, किसानों के समर्थन में ज्ञापन जारी कर बुद्धिजीवियों ने इस लड़ाई को तेज किया और उनके समर्थन में माहौल बनाया। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन पर काफ़ी काम किया। किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और इसके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में उन्होंने अखबार में लगातार खबरें छापी। इस समस्या की उन्हें खुद भी बहुत गहरी जानकारी थी। कई खुद अनेक लेख लिखकर इस समस्या के ऊँचे धरातल राजनीति पर पेश किया। नीले आंदोलन के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए मई 1960 में उन्होंने लिखा कि बंगाल के किसानों को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। शक्तिधन, राजनीतिक इच्छा, यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद बंगाल के किसानों ने जो आंदोलन चलाया वे दुनिया के सामाजिक इतिहास में किसी भी आंदोलन से किसी भी रूप से कम नहीं है। सरकार के किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ कानून, ट्रिब्यून उसके खिलाफ है, प्रेस उसके खिलाफ है, इसके बावजूद उनकी उपलब्धि रही है जिसका लाभ हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों को हर स्तर पर मिलेगा। इसी सिलसिले में दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें किसानों के शोषण को बहुत ही बारीकी से उभारा था। इस आंदोलन ने बंगाल के बुद्धिजीवी ने जो भूमिका निभाई उसका असर उस समय उभर रहे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इस आंदोलन ने उनकी हिस्सेदारी दरअसल न केवल एक बुनियाद रखी बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के ढांचे की नींव रखी।